हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल रिनाइसेंस कोचिंग। आज हम करेंगे एनालिटिकल पैराग्राफ्स, लेटर टू एडिटर। इससे पहले एक वीडियो में मैंने आपको सब अपलोड कर दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पता है सेक्शन में आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। अब आते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ में। एनालिटिकल पैराग्राफ में आपको पता है बहुत सारे तरह के पैराग्राफ्स दिए जाते हैं। बेसिकली आपको उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको एनालाइज करना है, उसको समझ के उसको एक पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब जो हम इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जो हम अपने उसको बार ग्राफ को समझ जाते हैं, लाइन ग्राफ समझ जाते हैं, क्या लिखना है वो भी समझ जाते हैं, लेकिन जब उसको फ्रेम करना है सेंटेंसेस में तो आप बस उसको वही पॉइंट्स को लिख के अब गंदी सी उसमें लैंग्वेज में लिख के अपना छोड़ देते हैं, ठीक है। कि दिस इज राइजन टू 28%, दिस इज फॉलन, बस यही कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो आप लिख के छोड़ जाते हैं और फिर कहते हैं मार्क्स नहीं मिले। 5 मार्क्स आज आपको मैं पक्के करा दूंगी। आपने क्या करना है, कुछ वर्ड्स है, अगर आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टैग्नेंट है, एक जैसी है, ना राइज हो रही है ना डाउन जा रही है, तो वर्ड्स क्या यूज करेंगे। अगर वो कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रही है तो क्या यूज करना है, फॉल आ रहा है तो वर्ड्स क्या यूज करने हैं, एकदम से स्काई रॉकेट ऊपर मतलब एकदम से शूट अप हो गया है तो क्या करना है, ठीक है। तो ये वर्ड्स अगर आप याद करके चले जाओगे इट विल बी वेरी इजी कि उनको आप अंदर पैराग्राफ में पुट अप करो और अपना पैराग्राफ बना दो, ठीक है। रीजन बीच में एक दो इन्फॉर्मेशन के दे दो और लास्ट में उनका सोल्यूशन दे दो, ठीक है। अगर आपने इतना कर दिया 5 मार्क्स फिर से कहीं नहीं गए, पूरे 5 मार्क्स, ठीक है। चलिए लेट्स बिगिन अवर जर्नी टू फॉलोइंग दीस 5 मार्क्स ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ, राइट। चलो आइए, तो सबसे पहले एनालिटिकल पैराग्राफ है क्या, ये सिर्फ कुछ एक आपको डेटा दिया जाता है और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, मैप्स के, कोई भी सिनेरियो, स्टेटमेंट, ठीक है, चार्ट, रिपोर्ट्स, ग्राफ्स या डायग्राम, किसी भी फॉर्म में, स्टेटमेंट के फॉर्म में भी हो सकता है। कोई आपको 4-5 लाइन का एक स्टेटमेंट दे दिया, उसको एनालाइज करना है, ठीक है। कोई सिनेरियो बता दिया, कोई गर्ल है वो जॉब ज्वाइन करना चाहती है पर उसके साथ ये सिचुएशन है, ऐसे करके कोई सिचुएशन सिनेरियो बेस भी दे सकते हैं आपको। ग्राफ्स और मैप्स तो आपको पता ही है, ठीक है। स्वॉट एनालिसिस इज वन ऑफ देम, जिसमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स दे दी जाती है। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, बेसिकली इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके आप उससे क्या समझते हैं वो आपकी स्किल को देखा जाएगा, right now in writing such a piece students will be expected to critically analyze। मैंने आपको बोला कि आपको एनालाइज करनी है उस इंफॉर्मेशन को और उसके बाद बहुत ही क्रिएटिवली आपको उसको प्रेजेंट करनी है और उसमें उस सॉल्यूशन भी बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे वरना क्या करके छोड़ देते हैं, इतना परसेंट ऊपर गया इतना परसेंट नीचे गया, लेकिन आपको उसमें एक सॉल्यूशन भी सजेस्ट करना है। arrive at and describe a logical decision, क्यों आप इस पॉइंट पे आए हैं तो उसका लॉजिकल डिसीजन भी आपको बताना है, which is applying to the information to draw conclusions or make suggestions or find out the present alternative ways of doing something in order to save time, energy, resources or funds। टाइम, रिसोर्सेज, एनर्जी और फंड्स को बचाने के लिए आप जिस कंक्लूजन पे आए हैं उसके पीछे लॉजिकल रीजनिंग क्या है, आपने क्या जो सॉल्यूशंस बताए उसके पीछे क्या रीजनिंग है, वो सब बताते हुए आपको इस पैराग्राफ को एंड करना है, ठीक है। चलिए अब स्ट्रक्चर क्या होगा आपके पूरे जो एनालिटिकल पैराग्राफ है, सबसे पहले आएगा टॉपिक सेंटेंस, फिर पूरी बॉडी आएगी और उसके बाद कंक्लूजन। टॉपिक सेंटेंस में क्या है, which is an opening sentence of introduction that briefly describes what the paragraph is about। आपको इसमें सिर्फ ये बताना है कि आपका जो पैराग्राफ है वो किस चीज के बारे में है। सेकंड बॉडी आती है जिसमें आपको डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देना है और समरी देनी है, आपको उसको इंटरप्रेट करके बताना है, उसके लिए एक्सप्लेनेशन देना है जो भी इंफॉर्मेशन दी है। तो ये जो मेन काम है ये आपका सेकंड पैराग्राफ बॉडी में आएगा। थर्ड में कंक्लूजन में आपको सिर्फ ये बताना है कि आप किस निष्कर्ष पे निकलते हैं, आप लास्ट में क्या विड्रॉ करते हैं इससे, ठीक है। सो लॉजिकल डिडक्शन क्या होगा, या जो भी आपने सजेशन दिया है, जो भी आप उसका सोल्यूशन, प्रोस्पेक्टिव सोल्यूशन बताना चाहते हैं उसके बारे में आएगा, ठीक है। सो फर्स्ट इज टॉपिक सेंटेंस, देन बॉडी एंड देन कंक्लूजन। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, राइट। एनालिटिकल स्ट्रक्चर के बाद अब मैं आपको बता रही हूं, मैंने आपको जैसे शुरू में बोला कि हम कुछ पॉइंट्स याद कर लेंगे, ठीक है। तो यहां सबसे पहले पॉइंट क्या है, टू रिपोर्ट एंड इंक्रीज। अगर आपको कोई इंक्रीज के बारे में बताना है कि कोई चीज बढ़ रही है, तो आप उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, हैज रिजन, इंक्रीज, हैज गॉन अप या शॉट अप, ठीक है, एकदम से ऊपर जा रहा है। हैज एक्सपीरियंस,
इंक्रीज इन या हैज एक्सपीरियंस्ड अ राइज, सीन अ राइज, इस तरीके से लिख सकते हैं. हैज शोन या रजिस्टर्ड अ राइज, एन इंक्रीज, हैज रीच्ड अ मैक्सिमम या अ पीक ऑफ. ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स यूज करके हम इंक्रीमेंट दिखा सकते हैं कि कोई चीज, कोई वैल्यू वो बढ़ रही है. अब अगर कोई चीज घट रही है, रिपोर्ट करना है आपको कि कोई जो जो भी आपकी वैल्यूज हैं दे आर डिक्लाइनिंग, तो फिर क्या करोगे? हैज फॉलन, गॉन डाउन, कम डाउन टू. कम डाउन टू के आगे आप सीधा लगा दो, परसेंटेज लगा दो. हैज कम डाउन टू 16%, 16% तक आके गिर गई है. ठीक है, या हैज ड्रॉप्ड फ्रॉम, किससे? हैज ड्रॉप्ड फ्रॉम 62% टू 12%, तो कितने से कितने पॉइंट पे आके गिर गई? हैज ड्रॉप्ड फ्रॉम 62 टू 12. हैज एक्सपीरियंस्ड, रजिस्टर्ड, क्या रजिस्टर किया देखा गया है? a shown a fall, decrease, a decline. तो इन सब का मतलब होता है गिरना. डिक्लाइन का मतलब भी गिरना. हैज हिट, टच्ड, रीच्ड इट्स लोएस्ट, मिनिमम लेवल, इस तरीके से, या मिनिमम पॉइंट्स. ये सारा आपने देखना है जब आपका कोई भी जो वैल्यूज है दे आर फॉलोइंग. ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा इसका. चलो, टू रिपोर्ट डिफरेंसेस, कि ये तो इतना था लेकिन ये इतना हो गया. अगर आपको डिफरेंसेस दिखाने हैं तो क्या करेंगे? इज बेटर देन, या मोर देन, या डबल हो गया है, हाफ एज मच. जब दो चीजों में आपको कंपैरिजन दिखाना है. 3 टाइम्स हो गया है या उससे भी कम है. नॉट एज बिग एज, ऐसे दिखा सकते हैं. एज मच एज लार्ज एज, या फिर मैनी टाइम्स ओवर, मोर, लेस, कुछ भी इस तरीके से आपको कंपैरिजन दिखाना है. तो नेक्स्ट आते हैं टू रिपोर्ट सिमिलैरिटी. अब ये तो था आपका कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स. ठीक है, ये आपने कंपैरिजन दिखा दिया. अब सिमिलैरिटी अगर दिखानी है कि दोनों चीजें सेम है ठीक है, तो इज द सेम एज या सिमिलर टू, इज और आर कंपेरेबल विद, दोनों को अगर कंपेयर करें. कैन बी ग्रुप टुगेदर, क्लासिफाइड टुगेदर, या क्लब्ड विद. शो सिमिलैरिटी या सिमिलैरिटीज शो करते हैं. देयर आर स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज बिटवीन, आप ये फ्रेज भी यूज करके अपना सेंटेंस बना सकते हैं. ठीक है, तो ये था कंपैरिजन के लिए. सबसे पहले हमने किया इंक्रीज, फिर किया डिक्रीज, फिर किया कंपैरिजन, और ये किया सिमिलैरिटी दिखाने के लिए. तो जब आपके 4 मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स इसमें कवर कर दिए हैं. ठीक है, अगर आप बार बार इंक्रीज इंक्रीज नहीं बोलोगे, यहां से वर्ड्स उठाओ और वहां लिखो. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगर कंपैरिजंस और कंट्रास्ट दिखाना है. सो एज कंपेयर टू, अगर हम एज कंपेयर टू कंपेयर करें कि व्हाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड में क्या कंपैरिजन है. सो एज कंपेयर टू व्हाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड इज कंज्यूम्ड मोर. ठीक है, इस तरीके से आप कंपैरिजन दिखाएंगे कंपैरिजन करके. इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू या इन शार्प कॉन्ट्रास्ट विद. उसके बाद इज कंपेरेबल और नॉट कंपेरेबल विद. राइट, सो अगर आप लिखेंगे ये आपका मिलेट ब्रेड इज नॉट, इज कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द ब्राउन ब्रेड. ठीक है, कंपेयर्स वेल विद या कंट्रास्ट वेल विद, ये भी हो सकता है. अब कॉन्स्टेंसी है, चेंज ही नहीं है कुछ भी, वो कितने टाइम से चेंज सेम चला आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? हैज सीन, हैज बीन रजिस्टर्ड, एक्सपीरियंस्ड, या शोन नो चेंज. राइट, देन हैज रिमेन्ड कांस्टेंट, अनचेंज्ड है, या अनचेंज्ड द सेम, हैज रिमेन्ड द सेम ओवर सो मेनी इयर्स, या हैज रिमेन्ड चेंज्ड ड्यूरिंग दीज डेज. ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पे नो चेंज और यहाँ पे कंट्रास्ट के लिए यूज होगी. अब आप मुझे ये बताओ, अगर आपको ये वर्ड्स याद कर लिए होने से कितना इजी हो जाएगा आपके लिए. फटाफट आप अपना पैराग्राफ बना पाओगे सिर्फ अपने इंफॉर्मेशन को देख के. ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आपको पाई चार्ट दिया हुआ है, देखते हैं क्या. Given below are the results of a phone survey of a group of 1000 students. आपको जल्दी से यहीं से लाइन मिल जाती है आपको अपना पैराग्राफ कैसे स्टार्ट करना है. ठीक है, सो गिवन ग्राफ शोज a phone survey of group of 1000 students aged 13 to 16 carrying out by an education company to find out how effective online classes are. ये आपकी फर्स्ट लाइन एज इट इज यहीं से आ जाती है. ठीक है, नाउ स्टडी द डेटा केयरफुली एंड देन राइट एनालिटिकल पैराग्राफ टू समराइज द इंफॉर्मेशन. तो अब आपने सीधे क्या करना है, पहले अपने ग्राफ को या जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसको अच्छी तरीके से देखना है. सो दैट मीन्स यहाँ पे सबसे जो आपका लाइट है दैट इज 45%. ठीक है, ये वाला
तो अगर हम इस पे आते हैं तो टेक ऑनलाइन क्लासेस वेरी सीरियसली। सो 45% जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी क्लास को बहुत सीरियसली लेते हैं। स्विच ऑन द क्लास बट म्यूट माइक्रोफोन एंड कैमरा, ये कौन है? 18% है ये वाले, ठीक है। फिर आता है राइट फनी थिंग्स ऑन द टीचर्स व्हाइट बोर्ड्स, ये 7%। और उसके बाद डू नॉट स्टडी टेक्स्ट बुक्स और डू असाइनमेंट्स ऑन देयर ओन आफ्टर द क्लास, ये है 15% वाले। उसके बाद प्ले गेम्स ऑन अनदर डिवाइस व्हाइल द ऑनलाइन क्लासेस ऑन, ये सबसे डार्क ब्लू जो है अगेन 15%, ये वाला, राइट। सो ये मैंने इंफॉर्मेशन देख ली है। अब इसी के बेस पे बस मुझे अपने इंक्रीज डिक्रीज कॉन्ट्रास्ट कंपैरिजंस वो वाले वर्ड्स वहां से उठा के और इस पैराग्राफ में डाल देने। चलो देखो जल्दी, द पाई चार्ट बेस्ड ऑन अ फोन सर्वे ऑफ 1000, ये वही लाइन आ गई जो आपके क्वेश्चन में थी। Based on a phone survey of 1000 randomly selected students shows how school students aged 13 to 16 years are taking their online classes। यहाँ तक बस, ठीक है। तो वो पता चलिए कि आप जो पैराग्राफ लिख रहे हो वो किसके बारे में, या जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो किसके बारे में है। A majority of respondents, अब यहाँ से आपने शुरू किया जो हमने वो लाइट ब्लू वाला था, ठीक है। सो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कौन से थे? 45% दे टेक देयर ऑनलाइन क्लासेस rather seriously, which is a good sign। आपने यहाँ पे एक दो लाइंस ऐड करनी है। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं? 45% ये है, 15 ये है, 10 ये, ऐसे करके लिखते चले जाते हैं। आपको इसमें बीच में एक दो लाइंस ऐड करनी है, शायद आप उसमें लॉजिकल रीजनिंग देना चाह रहे हैं, ये दिखता है, ठीक है। So that which is a good sign for the newly introduced online education system. It also indicates that this age group is well versed in the use of internet and online education platforms and applications. अब यहां तक लगा दिया आपने, उसकी रीजनिंग दे दी। A little under 1/5 students, अब आपने निकाला कि 1/5 है जो मेरे 18% है, वो 1/5 students है। So now these students said that they do not join the online class but mute their microphone and camera, which makes online classes more manageable but does not permit any interaction which is vital for any creative teaching and learning। तो आपने उनका रीजनिंग भी दे दिया और आपने बता भी दिया ये जो 1/5 जो 18% है वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, then there are those who do not take the online classes seriously। Fortunately this group constitutes only 7%। अब आप देखो कुछ वर्ड्स यहाँ से अब जैसे इसने लगा दिया यहाँ पे fortunately, ठीक है। ऑफ द सर्वे पॉपुलेशन दे मेक मिस्चीफ एंड डिस्टर्ब द क्लास बाय राइटिंग फनी थिंग्स ऑन देयर टीचर्स व्हाइट बोर्ड। सो ये सेंटेंस भी आपको दिया हुआ था, आपने उसी को फॉर्म रिकंस्ट्रक्ट करके यहाँ लिखा है। Now while you have again added one more word, while 15% of all the respondents said that they play games on their digital devices while other online classes are in progress, an equal number, आप 5 से 15% नहीं लिखेंगे और इसलिए आपने उसको लिख दिया an equal number of students admitted that they do not study textbooks or do assignments on their own after the classes, and clearly a lot needs to be done to ensure। ये आपने लास्ट में क्या किया, यहां से यहां तक एक कंक्लूजन बॉडी दे दी। कंक्लूजन में क्या दिया? a lot needs to be done to ensure students compliance before the online classes become truly effective। इस तरीके से एक कंक्लूजन लाइन देके आपने उसको एंड कर दिया। था डिफिकल्ट? नहीं था ना, तो फिर क्यों घबराना है? बस आपने क्या करना है, उन वर्ड्स को मेरे जो दिए हैं उन वर्ड्स को लर्न कर लो बस। एक और मैं आपके लिए क्वेश्चन लाई हूं, उसमें क्या है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द एजुकेशन ब्लॉग। अब एजुकेशन ब्लॉग से एक छोटा सा कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ सेंटेंसेस है। विद लर्निंग इंक्रीजिंगली बिकमिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन, some people have come to believe that teachers will no longer be needed in the future, for everything that a student needs is to learn is there on the internet, and there are hundreds of tools, for example learning analytics hai, artificial intelligence hai, ChatGPT and machine learning, that can help students learn without any human teachers intervention। ठीक है, तो ये कोई आर्टिकल आया था कि टीचर्स की जरूरत अब खत्म होती जा रही है, उसके ऊपर है, वहां से उन्होंने आपको 5-6 लाइंस दे दी हैं। अब आपको क्या करना है, उसके ऊपर आपको एनालाइज करके अपनी जो सोच है, आपका जो ओपिनियन है वो आपको रखना है इन 100 and 120 वर्ड्स। ठीक है, you could think about what alternate explanations might weaken the given conclusion। इस कंक्लूजन को कौन से जो सेंटेंसेस है वो वीक कर सकते हैं, एंड इंक्लूड उसमें अपने एविडेंसेस देने दैट वुड स्ट्रेंथन द गिवन आर्ग्यूमेंट।
ठीक है, तो चलो देखो कैसे करना है। आपने पहले दिया अगेंस्ट द आर्ग्यूमेंट। नाउ द आइडिया ऑफ टीचर्स बिकमिंग ऑब्सोलीट, ये जो आइडिया है कि टीचर्स की अब जरूरत नहीं है, इज अ व्यू ऑफ टेक्नोलॉजीज लाइक द इंटरनेट, एआई एंड ChatGPT taking over the work of teaching just about anything is too premature। ठीक है, आपने साफ साफ पहली ही 2 लाइंस में कह दिया कि ये जो आइडिया है इट इज रियली टू प्रीमेच्योर, ये अभी बहुत जल्द है कहना कि ऐसा होगा, एंड डिवॉइड ऑफ रियलिटी, और रियलिटी से बहुत दूर है। It is true, technology has revolutionized the way education is being imparted these days all over the world, but nothing can replace a human teachers। ये कहना सच है कि मतलब एजुकेशन का सिस्टम पूरा बदल गया है, बहुत रेवोल्यूशनाइज हो गया है, लेकिन एक जो ह्यूमन टच है, जिस तरीके से टीचर आपके पास बैठ के शी इज कंसर्न्ड अबाउट योर सब्जेक्ट, योर ओवरऑल अपब्रिंगिंग, योर ग्रोथ, वो कोई चैट जीपीटी या कोई एआई नहीं कर सकता है। ठीक है, नाउ हु विल प्रोवाइड दीज टेक्नोलॉजीज द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फॉर एंड इनसाइट इनटू द कांसेप्ट्स ऑफ टीचिंग एनी सब्जेक्ट? उनके पास कहाँ से नॉलेज आएगी? टीचर से ही आएगी ना। Now somewhere or the other, sometime or the other, the human teachers will be needed to produce programs and contents for these teaching technologies. At best, these technologies can assist human teachers in teaching effectively by reducing their drudgery. Drudgery means burden, उनका burden reduce करने के लिए, but then there is going to be no substitute for a loving, caring, compassionate and learned human teacher। ठीक है, सो उनका जो उन्होंने 5-6 लाइंस का एक कंक्लूजन दिया था, उसके बेसिस पे आपने अगेंस्ट द आर्ग्यूमेंट डेवलप कर दिया कि टीचर को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। अब उसी के बाद आप हेडिंग दोबारा देंगे फॉर द आर्ग्यूमेंट, और उसके बाद आप फिर से लिखेंगे कि हाँ ये बात सच है जो उन्होंने 5-6 लाइंस दी थी। ठीक है, सो आपको दोनों लिखने हैं, एक मत लिख के आना, अगेंस्ट द आर्ग्यूमेंट एंड फॉर द आर्ग्यूमेंट दोनों देने हैं। Right now, need to learn anything from a language to space science, you no longer need boring lectures from not so enthusiastic human teachers, when all you need to know can be provided by the internet and AI driven chat GPT। आपको धरती से लेके स्पेस तक कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, सो वो सब आप अब चैट जीपीटी से ले सकते हैं। ठीक है, नाउ विद दीज रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज लर्नर्स कैन टेक चार्ज ऑफ देयर लर्निंग नीड्स and preferences without any human interference and interface। कुछ भी जरूरत नहीं है। Today more and more students learn online in virtual classrooms or personal digital classrooms than offline and physical classrooms। Now ChatGPT for example is the latest among the learning tools that can help learners learn any subject or concept with the help of artificial intelligence। आप कोई भी कॉन्सेप्ट से लेके कुछ भी इस एआई से समझ सकते हैं। राइट, नाउ मशीन लर्निंग कैन virtually eliminate all human teachers and data analytics can prelude the need for any testing and assessment by humans। So all human errors and prejudices and drawbacks in a learning system will automatically be eliminated। ठीक है, प्रेजुडिसेस, भेदभाव, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी जो भी होती आई हैं बाय ह्यूमंस या मिस्टेक्स होती आती हैं, बिकॉज अब आपका एक मशीन ड्रिवन सिस्टम होने वाला है। एंड द एजुकेशन विल बिकम ट्रूली फेयर, अनबायस्ड एंड डेमोक्रेटिक। सो ये आपने अब फॉर द आर्ग्यूमेंट के लिए लिख दिया। ठीक है, अब थोड़ा बहुत हाँ इसमें आपकी स्किल्स होनी चाहिए। आप यू शुड बी एबल टू मेक ओपिनियन कि क्या मैं उसके फेवर में लिख सकती हूँ और क्या मैं उसके अगेंस्ट में लिख सकती हूँ। ठीक है, बहुत पोलाइट आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए बिकॉज ये एक फॉर्मल राइटिंग है। राइट, चलिए अब आता है कि कोई भी आपको स्टेटमेंट दिया प्रीमाइस, सिचुएशन या आर्ग्यूमेंट बेस्ड है। Now, Varun Rastogi is a water consultant for the government and he is being asked to give his opinion on the possible ban on packaged drinking water। Now, the following are the Varun Rastogi SWOT notes। SWOT notes का मतलब क्या है? SWOT का है, S से आपको आ जाएगा स्ट्रेंथ, किसी भी चीज की जो स्ट्रेंथ्स है, पॉइंट्स के, वीकनेस, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज and threats। So strengths, weakness, opportunity, threat आपको ये क्वेश्चन में दिया जाएगा जो उसने अपने नोट्स बनाए हैं वरुण रस्तोगी ने। आपको क्या करना है? राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स
एनालाइजिंग द नोट्स, आपको इन चारों पॉइंट्स को एनालाइज करना है एंड सजेस्ट करना है कि जो वरुण रस्तोगी जो रिकमेंड कर रहे हैं कि बैन होना चाहिए वो ठीक है कि नहीं है। ठीक है, सो स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के बेस पे आपको एनालाइज करना है, ये आपको पूरा दिया जाएगा। सो स्ट्रेंथ्स क्या है कि वो इजीली अवेलेबल है, पानी जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है कन्वीनियंट है, सेफ टू यूज है क्योंकि वो फिल्टर्ड और प्योरीफाइड है, बहुत सारे साइजेस में अवेलेबल होता है, पैकेज इन फूड ग्रेड प्लास्टिक बॉटल्स में होता है, कन्वीनियंट टू कैरी है, स्टोर कर लो, रेफ्रिजरेट कर लो, आइडियल फॉर होम्स ऑफिसेज। इस तरीके से आपको उसके सारे पॉजिटिव पॉइंट्स जो है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के वो पता चलेंगे। वीकनेस क्या है, पानी जैसी चीज इतनी एक्सपेंसिव है, रिजल्ट्स इन प्लास्टिक वेस्ट आप प्रोड्यूस करते हैं, मे बी डिवॉइड ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स जो है उसकी कमी हो सकती है, बर्डन ऑन अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, मे कंटेन बीपीए, मे बी स्प्यूरस और जस्ट टैप वाटर, किसको पता है कि कितना फिल्टर्ड है वो, तो ये आपकी वीकनेसेस हो सकती है। देन अपॉर्चुनिटी क्या है, इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ट्रांसपोर्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एंड ट्रेडिंग फर्म्स और शॉप्स, सो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। दूसरा, कैन प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल, कैन हेल्प कंट्रोल वाटरबॉर्न डिसीजेस, जो पानी से बीमारियां होती हैं उनसे बचा जा सकता है क्योंकि ये सेफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर है। उसके बाद आइडियल बिजनेस है, काफी सारे एमएसएमईज का जो मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस होते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा बिजनेस भी बनता है। थ्रेट्स क्या है इससे, may leave a large carbon footprint, may make plastic waste unmanageable। आप अभी भी जब देखिए जहाँ पे बहुत ज्यादा टूरिज्म है, अगर उन वाली जगह पे जाते हैं वहां पे ये बिस्लरी की बॉटल्स, ये इस तरीके से प्लास्टिक वेस्ट, चिप्स के पैकेट, इसका एक बहुत ज्यादा वहां पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, देन नॉट आइडियल फॉर अदर वाटर नीड्स जैसे वॉशिंग क्लोथ्स और उनके लिए थोड़ी ना है ये, एंड डज नॉट सूट द पॉकेट ऑफ द लोअर मिडिल क्लास एंड द पुअर। तो ये वरुण रस्तोगी के कुछ नोट्स थे, अब इनके बेसिस पे हमें पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, आइए, सो इन सपोर्ट ऑफ द बैन, अब I think Varun Rastogi must recommend an immediate ban on packaged drinking water। अब आपने सारी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स को मिक्स करके ये आपने एक डिसीजन लिया कि हाँ वरुण रस्तोगी का जो डिसीजन है उस पर वाकई में बैन लग जाना चाहिए। Although it is easily available, convenient to use and a great thirst quencher, यानी कि प्यास को बुझाने में सबसे बेस्ट है, हालांकि लेकिन आपने क्या किया, उसके सारे पॉजिटिव से बता के शुरू किया, लेकिन it is way out to the reach of people who need safe drinking water the most. It is much too expensive for them, उनके लिए बहुत महंगा है। Moreover, it causes a strain on underground water resources and is among the biggest sources of plastic pollution। तो जितनी भी वीकनेस थी वो आपने यहाँ डाल दी, पहले आपने उसकी पॉजिटिव स्ट्रेंथ बता दी और उसी को फिर कंट्रास्ट में डाल के आपने वीकनेस बता दी। It may claim to prevent waterborne diseases, but it may contain traces of harmful BPA। एक आपने स्ट्रेंथ बताई तो एक आपने उसकी थ्रेट भी बता दिया, सॉरी अपॉर्चुनिटी थी तो थ्रेट भी बता दिया। Right now, since it is expensive, many people resort to selling spurious packaged water, often in recycled water bottles. In many cases, it may just be tap water. It may be convenient to use and store, लेकिन it can often devoid of essential nutrients। तो इस तरीके से आप देख रहे हो किस तरीके से आप स्ट्रेंथ को वीकनेस के साथ, अपॉर्चुनिटी को थ्रेट के साथ कंबाइन करते हुए उसको पूरा आपने एनालाइज कर दिया। ठीक है, चलिए आगे एक और आपको आता है बार ग्राफ। ठीक है, वहां पे क्या होगा, आपको कुछ बार ग्राफ दिया जाएगा, सम चेंजेस इन द पब्लिक बिहेवियर, कोई एक्स सिटी में पब्लिक बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं इन अ पीरियड ऑफ 2 years। Now analyze the data carefully and summarize it in the form of analytical paragraph। चलो अब देखते हैं, आपका ये है एक बार ग्राफ जहां पे आपको जो लाइट ये ग्रीन कलर है वो है लास्ट ईयर का ग्रेड और जो ब्लैक से है वो है दिस ईयर। तो अब स्पिटिंग इन पब्लिक, तो लास्ट ईयर ज्यादा था, इस ईयर कम है। स्मोकिंग इन पब्लिक अगेन लास्ट ईयर ज्यादा था, इस साल कम है। लेकिन डीफेसिंग वॉल्स विद ग्राफिटी एंड पोस्टर्स ये इस साल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इवन ऑलमोस्ट डबल हो गया है। राइट नाउ थ्रोइंग डंपिंग गार्बेजेस एट पब्लिक प्लेसेस और स्ट्रीट्स ये सेम ही है ऑलमोस्ट, एंड ब्लेयरिंग द लाउड स्पीकर्स थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिलता है। सो इस तरीके से हमने उसको रीड तो कर लिया है, नाउ यू हैव टू पुट इट इन वर्ड्स। राइट, सो द बार ग्राफ शोज सम डेटा ऑन चेंजेस इन पब्लिक बिहेवियर, ये आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगी फर्स्ट लाइन। नाउ एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर ऑन
as many as 5 counts: spitting in public, smoking in public, defacing walls with graffiti and posters, throwing litter at public places and in streets, and the blaring noise from loudspeakers. तो इन 5 पॉइंट्स के बेसिस पे हमने लोगों के बिहेवियर को जज किया है. Now first, a couple of things to cheer about. As is clear from the data, there has been a nearly 66% fall in the number of incidents of spitting. तो spitting में आप देखोगे कि 66% का गिरावट आई है. ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप परसेंटेज निकाल के करेंगे, बार बार नंबर्स लिखना ज्यादा सही नहीं है, तो फटाफट इसकी परसेंटेज निकालो और लिख दो. ठीक है, उसके बाद only 78 cases were registered as against 229 registered last year. Similarly, cases of smoking also decreased dramatically from, देख रहे हो अब आप also decreased dramatically, बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ, इसलिए हमने उसको ऐसे लिखा है. 481 cases report last year to mere 92 this year, a fall of more than 80%. 80% तक का फॉल हुआ है. By sharp contrast, मैंने आपको ये सेंटेंस ही बताया था, by sharp contrast, the menace of defacing walls with graffiti and posters has more than doubled, right? From about 457 cases last year, it has recorded 983 cases in the current year. ठीक है, तो कहीं पे आप परसेंटेज लिख रहे हैं, कहीं पे परसेंटेज और नंबर्स दोनों लिख रहे हैं. While the use of blaring loudspeakers has also come down marginally from 690 this year as compared to the last year's figure of 761, काफी कम हुआ है. Not much has changed in people's habit of throwing dumping garbage. So ये वाला जो था, यहाँ पे ज्यादा चेंज नहीं आया है at public places and in streets. Overall, the public behavior, अब ये आप कुछ conclusion पे आ गए हैं. So overall, the public behavior of people in X city has shown improvements in a couple of counts like spitting and smoking, but a lot remains to be done in areas like defacing public property with graffiti and dumping posters in public places. Now similarly, the use of loudspeakers further needs to be reduced. वो भी reduce करने की जरूरत है. तो ये आपने लास्ट में 4 लाइंस इस तरीके से कंक्लूजन पे लिखनी है. एक और आता है आपका, जहां आता है लाइन ग्राफ. वो क्या है? Now this line graph shows the number of incidents of UFO sightings. कितनी बार UFOs दिखे हैं in North India in 6 months, July to December last year. फिर से आपको ये स्टडी करना है और उसके ऊपर पैराग्राफ लिखना है. कैसे लिखेंगे? UFOs या unidentified flying objects, they continue to be sighted at various places in North India. The data for the last 6 months of the last year shows that these incidents have shown a fluctuating trend. क्योंकि ना बहुत ज्यादा हाई जा रहा है ना लो जा रहा है, बस fluctuating trend है. ठीक है. Now according to the given line graph, as many as 15 UFO sightings were reported in the month of July. 15 दिखे थे जुलाई में. The month of August registered a 33% increase in such sightings. Now, however, between September and November, the sightings fell sharply from 15 to under 10 before their numbers shot up again in December, which registered an equal number of UFO sightings as in July and September. So, August में अलग हुआ, लेकिन July और September में they were same. Now, overall, there have been ups and downs in the number of UFO sightings made in the last 6 months in North India, although the data does not indicate the type of UFOs sighted. कौन से टाइप के UFOs दिखे वो नहीं पता है, वो इसमें डेटा में नहीं शोन है. ठीक है. And by whom and whether the claim could be verified by scientists or not. ये आपने conclusion lines लिखनी है कि scientist के through verified है कि नहीं, ये भी नहीं पता है. कौन से UFOs है ये भी नहीं पता है. ठीक है. बट हाँ, इतने देखे गए हैं नॉर्थ इंडिया में, ये हमें पता चल गया. सो इस तरीके से आपने 100 to 120 वर्ड्स में ये पैराग्राफ्स लिख के, कॉन्ट्रास्ट दिखा के, पैराग्राफ जो भी डेटा है उसको एनालाइज करके 5 मार्क्स पूरे पक्के कर सकते हैं. ठीक है. जो कहते हैं इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू 98, 99 कहीं नहीं गए हैं. इट्स जस्ट दैट यू नीड टू वर्क हार्ड, एंड दिस इज द फाइनल टाइम व्हेन यू कैन रियली वर्क हार्ड एंड गेट फुल ऑन फुल मार्क्स. राइट. एंड कोई भी प्रॉब्लम आए प्लीज कमेंट करिए, आई विल श्योरली सॉल्व योर प्रॉब्लम.